नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली वन टॉपिक बाय एके यूट्यूब चैनल पर। भारतीय शासन व राजनीति में हम आपको लगातार छोटे छोटे वीडियो नोट्स के माध्यम से सामग्री दे रहे हैं, जिसमें आज का जो टॉपिक है वो है भारत छोड़ो आंदोलन। कई दिनों से आपकी डिमांड भी थी कि भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में बताइए, तो बिल्कुल बताने जा रहे हैं आज। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लें, और यदि आप नियमित चैनल पर विजिट करते रहते हैं तो वीडियो को देख के, केवल देख के ही ना जाया करें, लाइक करके और अपने हर ग्रुप में इसे शेयर भी कर दिया करें। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज का ये इंटरेस्टिंग टॉपिक, भारत छोड़ो आंदोलन। नाम से ही लग रहा है कि ऐसा आंदोलन जिसमें अंग्रेजों को कह दिया गया कि भारत छोड़ दो। ठीक है, तो देखो, एक ऐसा आंदोलन जिसके बाद पीछे नहीं मुड़ा गया और 5 वर्ष बाद अंग्रेजों को भारत छोड़ना ही पड़ा। गांधी जी ने एक लेख लिखा था अप्रैल 1942 में, किसको? ब्रिटिश सरकार को, और अंग्रेजों को कहा कि भारत को समय रहते ही व्यवस्थित रूप में छोड़ दो। ये गांधी जी की रिक्वेस्ट मान लीजिए, या फिर अंग्रेजों को एक हल्की सी रिक्वेस्ट के रूप में चेतावनी मान लीजिए कि भारत को समय रहते ही सही तरीके से व्यवस्थित रूप से इन्हें छोड़ दो। ठीक है, तो भारत छोड़ो आंदोलन चूंकि अगस्त में शुरू हुआ था, ये तो आप सभी को पता ही होगा। 9 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था, इसलिए इसे अगस्त क्रांति भी कहते हैं, अगस्त मूवमेंट भी कहते हैं। किसको? भारत छोड़ो आंदोलन को। गांधी जी के द्वारा जितने भी आंदोलन किए गए थे, गांधी जी के द्वारा पहले भी हमने सविनय अवज्ञा पढ़ा, असहयोग पढ़ा, जो भी थे आंदोलन, उसमें सबसे प्रभावशाली जो आंदोलन था वो भारत छोड़ो आंदोलन था, जिसे अगस्त क्रांति भी कहा गया। सबसे प्रभावशाली और सबसे आक्रामक भी हम इसे कह सकते हैं। ठीक है, स्वराज की मांग चूंकि बढ़ रही थी तो यहाँ पर गांधी जी ने अपना एक कदम आगे बढ़ा लिया। चलिए जी, अब दिन आता है 14 जुलाई 1942 का, 1942 की बात चल रही है। कांग्रेस कार्य समिति के द्वारा वर्धा में भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित कर दिया गया था। 14 जुलाई 1942 को वर्धा में कांग्रेस कार्य समिति ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित कर दिया। अब इस प्रस्ताव को रखने पर गांधी जी ने कहा था, यदि यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया गया तो मैं देश की बालू से कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। क्योंकि कांग्रेस खुद एक आंदोलन थी उस समय पर, कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन मैं खड़ा कर दूंगा यदि इस प्रस्ताव को पास नहीं किया जाता। ये गांधी जी ने कहा था, लेकिन प्रस्ताव यहाँ पर पारित हो चुका था। 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस की वर्धा में जो समिति की बैठक चल रही थी, उसमें भारत छोड़ो आंदोलन पर एक प्रस्ताव पारित कर दिया गया। ये चीज़ हमें अच्छे से ध्यान में है। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े तो भाई तारीख थी 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो गया। यहाँ पे आपको 8 तारीख भी मिलेगी, तो 9 अगस्त ज़्यादातर देखी जाती है। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। शुरू होते ही गांधी जी ने इसमें क्या किया, एक नारा दिया था दोस्तों, करो या मरो का नारा, जिसे डू और डाई इंग्लिश में कहते हैं। करो या मरो का नारा दिया था गांधी जी ने, डू और डाई। देखो, इस आंदोलन में हमें एक चीज़ हमें समझना पड़ेगा कि ऐसा नहीं है कि सारा वर्ग, सारे लोग एक साथ थे इस आंदोलन में। यहाँ पर हम ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि देखिए, मुसलमानों की नाराज़गी चल रही थी, वो इस आंदोलन से अलग थे। मजदूर वर्ग बटा हुआ था, क्योंकि ब्रिटिश सरकार तो बांटो राज करो नीति में लगी हुई थी, तो मजदूर वर्ग भी बटा हुआ था। उच्च वर्ग के जो लोग थे, जिन्हें उपाधि प्राप्त थी, वो क्या करते थे, सरकार का साथ दे रहे थे। तो मतलब फिर भी अंतर्विरोध काफ़ी ज़्यादा था। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि उदारवादी सोच वाले जो भी लोग थे, उन्होंने इस आंदोलन का विरोध किया। ठीक है, ऐसे ही लोगों ने समर्थन भी किया, जैसे पारसियों ने आंदोलन का समर्थन किया। तो आंदोलन सफल हुआ, असफल हुआ, इस चीज़ पर यदि हम चर्चा करें तो आंदोलन की असफलता का जो मुख्य कारण था वो इसका संगठन, इसके कार्यक्रम की कमियां और सरकारी जो राजभक्त थे उनकी जो वफादारी थी, है ना, वो यहाँ पर काम बिगाड़ के उन्होंने रख दिया। ये हम समझ सकते हैं कि ऐसा नहीं कि सारे वर्ग ही भारत छोड़ो आंदोलन में कूद चुके थे। हमने आपको बता दिया, मुसलमान, उच्च वर्ग, मजदूर वर्ग यहाँ पर बटा हुआ था और हम भारत छोड़ो आंदोलन में साथ नहीं था, उन्होंने इसमें कोई भी भागीदारी नहीं अपनाई। फिर भी ये सबसे आक्रामक और सबसे प्रभावशाली आंदोलन रहा, ये हम कह सकते हैं। ठीक है,
अब देखो एक पॉइंट पे हमें और गौर करना पड़ेगा क्योंकि समसामयिक चीज़ों को भी देखना पड़ेगा। 1942 की बात है, तो इस समय पर चल रहा था जी आपका द्वितीय विश्व युद्ध, या कह सकते हैं सेकंड वर्ल्ड वार। सेकंड वर्ल्ड वार इसमें क्या हुआ था? इसमें यह हुआ था कि भारतीय जो सैनिक थे ना, उनसे पूछा ही नहीं गया, उनकी सहमति ली नहीं गई और उन्हें बिना सहमति के ही युद्ध में तैनात कर दिया था। क्योंकि सेकंड वर्ल्ड वार चल रहा था, इसलिए भारतीयों की सहमति के बिना ही उन्हें युद्ध में तैनात कर दिया। द्वितीय विश्व युद्ध में आपको पता है युद्ध तो हमेशा हानि लेकर आता है, और हानि में क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें, उद्योग धंधे ये सब बंद हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो जो सामान रहता है उसकी डिमांड इतनी रहती है कि महंगाई आसमान छूने लग जाती है, तो वस्तुओं का अभाव हो गया, आम जन में असंतोष पैदा हो गया। तो वहाँ पर थोड़ी व्यवस्था यहाँ पर बिगड़ती हुई आई, क्योंकि जो भी सामान हम इंपोर्ट कर रहे हैं, द्वितीय विश्व युद्ध के समय जो भी देश किसी दूसरे देश से सामान ले रहा है और वो युद्ध में लिप्त है, तो फिर सोच सकते हैं आप वहाँ से सामान नहीं आएगा और उसकी कमी हमें खलेगी, या फिर हम जहाँ एक्सपोर्ट करते हैं तो वो भी हमें नुकसान होगा। सीधी सी बात, ये अगस्त में शुरू हुआ, तो इसे अगस्त क्रांति भी कहते हैं। ये मैंने आपको शुरू में बता दिया क्योंकि इसे अगस्त क्रांति कहते हैं, क्योंकि ये अगस्त में खड़ा हुआ बहुत बड़ा एक भारत के लिए क्या था, आंदोलन था। ठीक है, अब देखो अगले पॉइंट पे चलते हैं। जैसे ही 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन अपने रफ्तार पे चढ़ा शुरू हुआ, उसी समय क्रांति शुरू होते ही गांधी जी समेत अनेक नेताओं को क्या कर लिया, गिरफ्तार कर लिया। भाई गांधी जी समेत जो भी बड़े बड़े नेता थे उनको क्या कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। क्योंकि ज़्यादातर जो नेता थे ना वो कहाँ रह रहे थे, बम्बई में ही रह रहे थे, बम्बई में ही रह रहे थे। तो गांधी जी को तो कहाँ रखा गया, गांधी जी को तो रखा गया पूना की जेल में, जबकि जो मौलाना आज़ाद और नेहरू जी और डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र घोष, आसफ अली, पट्टाभी सीतारमैया, ये जो लोग थे इनको अहमदनगर किले में रख दिया गया। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद जी की बात करें तो उनको भी पटना में ही नज़रबंद कर लिया गया। ठीक, और कांग्रेस को अवैध संगठन घोषित कर दिया गया। ये कौन कर रहा था, ये अंग्रेज कर रहे थे। तो जैसे ही क्रांति शुरू हुई, दमन करना शुरू हो गया, अंग्रेजों समेत जो नेता थे उनको जेल में डाल दिया गया, नज़रबंद कर दिया गया। क्योंकि यहाँ पर गांधी जी ने नारा दे दिया था करो या मरो का, डू और डाई का। ठीक है, तो गांधी जी ने पहली बार प्रभावी रूप से ये कहा था कि हमें संपूर्ण आज़ादी, पूरे स्वराज से एकदम 1% भी मिलावट नहीं चाहिए, संपूर्ण आज़ादी से कम किसी भी चीज़ की हमें ज़रूरत नहीं है, हमारी मांग नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ पूरी तरीके से आज़ादी चाहते हैं। क्योंकि इन्होंने पहले ब्रिटिश सरकार की काफ़ी मदद की थी, है ना, काफ़ी मदद की थी, लेकिन अब इन्हें बात समझ में आ गई थी। तो इन्होंने पहली बार इतने प्रभावी तरीके से कहा था कि हमें पूरी आज़ादी लेनी है, उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े, करो या मरो, डू और डाई, हमें आज़ाद होना है। बात समझ में आ गई। गांधी जी को बंदी बना लिया गया, गांधी जी समेत अनेक नेताओं को बंदी बना लिया गया। परिणाम क्या परिणाम स्वरूप में हम देखें तो देश के अनेक भागों में विद्रोह की स्थिति पैदा हो गई थी। ठीक है, जहाँ पर ब्रिटिश सरकार थी उसके समानांतर ही सरकारों की स्थापना होने लग गई। भाई सब कहीं से इनको उखाड़ फेंकना है। ठीक है, अब देखो दमन में अंग्रेजों ने कमी नहीं छोड़ी। दमन में जब अंग्रेजों ने कमी नहीं छोड़ी तो माइकल ब्रेशर इस बारे में क्या कहते हैं, सभी जगह कठोर सरकारी कानून से, यानी दमनात्मक कानून से 1857 के विद्रोह के बाद सामना करने के लिए पुलिस राज स्थापित किया गया। ये माइकल ब्रेशर ने कहा था कि 1857 के बाद में ये 1942 में स्थिति ऐसी बनी कि जिसमें पुलिस राज स्थापित किया गया। जितने भी आंदोलनकारी थे उनको दबाने के लिए, उनको कुचलने के लिए। ठीक है, ये माइकल ब्रेशर के कथन है। गांधी जी को कहाँ रखा गया, मैंने आपको बता दिया, पूना की आगा खां जेल में गांधी जी को रखा गया था, उनको कैद कर लिया गया था। राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण, इन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। इन्होंने क्या किया था, राम मनोहर लोहिया ने क्या किया था, बम्बई में अंडरग्राउंड रहते हुए एक रेडियो का चलन कर रखा था। अपनी रेडियो से ये क्या करते थे, अपने आंदोलन का संचार करते थे। लेकिन फिर अंग्रेजों ने उनको भी उनका जो ये आंदोलन में जो उनका साथ चल रहा था उनके ऊपर भी उन्होंने प्रहार किया और उनको भी बंद कर दिया गया। तो इस आंदोलन में जयप्रकाश नारायण की
हम कह सकते हैं राम मनोहर लोहिया, इन सभी की महत्वपूर्ण भूमिका थी, क्योंकि वो सब अपने स्तर पर कार्य कर रहे थे, अपने स्तर से आंदोलन को चारों तरफ फैलाने में लगे हुए थे। ठीक है, अंग्रेजों ने कोई कसर नहीं छोड़ी, कोई किसी भी तरीके से कसर नहीं छोड़ी ताकि वो इस आंदोलन को क्या कर सके, तहस नहस कर सके, इस आंदोलन को दबा सके। इस आंदोलन में खून खराबा भी बहुत हुआ। अंग्रेजों ने काफ़ी बार गोलियां चलाई जब भी उनको अवसर मिला। फिर भी रिकॉर्ड के अनुसार 538 अवसर ऐसे आए जब अंग्रेजों ने धनाधन गोलियां बरसाई। धनाधन गोलियां बरसेंगी तो मित्रों वहां पर लोगों की जानें भी जाएंगी। तो देखो कितनी बड़ी संख्या में 60,229, काफ़ी बुक्स में मैंने ये आंकड़ा सेम देखा। 60,229 लोग यहाँ पर गिरफ्तार हुए और लगभग 7,000 लोग मारे जा चुके थे, उनकी धनाधन गोलियों के शिकार हो चुके थे। तो ये तो रिकॉर्ड है, हो सकता है इनकी संख्या उस समय पर बहुत ज़्यादा हो। 60,229 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया इस आंदोलन को दबाने के लिए, आप सोच सकते हैं। और 7,000 लोग यहाँ पर मारे गए और 538 या 538 से ज़्यादा ऐसे मौके आए जब अंग्रेज़ों ने फायरिंग की, अंग्रेज़ों ने फायरिंग करवाई, आंदोलनकारियों को क्षति पहुंचाई, उनको डराने के लिए, उनको बिठाने के लिए, देश पर कब्जा बनाए रखने के लिए। ठीक है, ये चीज़ हमें समझ में आई। अब देखो, ये जो आंदोलन था, भारत छोड़ो आंदोलन था, इसमें किस किस ने क्या क्या भागीदारी निभाई। विद्यार्थियों का जो स्टूडेंट्स का ग्रुप था उन्होंने, डाकघर जो थे, बैंक थे, उनको लूटा गया। शराबबंदी लागू की गई क्योंकि शराब से अंग्रेज व्यापार कर रहे थे। ठीक है, गांधीवादी तरीके से इस आंदोलन को चलाया गया। जो छुआछूत चल रहा था उसको भी उखाड़ने का प्रयास किया गया। गांधी जी ने करो या मरो का नारा दे दिया, उनकी पहली मांग बन गई अब तो आज़ाद होना ही होना है। ठीक है, तो ये हम इस चीज़ को समझ सकते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन से एक चीज़ तो क्लियर हो गई थी कि भाई अब अंग्रेज ज़्यादा दिन नहीं टिक सकते, क्योंकि ये चिंगारी अब शोला बन चुकी है। इसीलिए मैंने आपको शुरू में बता दिया था कि अगले 5 साल बाद तो भारत क्या हो चुका था, आज़ाद हो चुका था। चूँकि गांधी जी को जेल में रखा गया, लेकिन उनकी तबीयत ख़राब रहती थी, इसलिए उनको 6 मई 1944 को गांधी जी को जेल से रिहा कर दिया गया। गांधी जी को जेल से रिहा कर दिया गया। तो ये जो आंदोलन शुरू हुआ था, क्या इसकी आलोचना ही नहीं हुई? बिल्कुल आलोचना हुई थी इसकी। ऐसा तो कोई आंदोलन नहीं है जिसकी आलोचना ना हो, क्योंकि जो उसमें सपोर्ट नहीं करेगा, जो उनको ठीक नहीं लगेगा, वो उसकी आलोचना करेंगे। जैसे ये आंदोलन या इस प्रस्ताव को, भारत छोड़ो प्रस्ताव को, अंबेडकर जी ने कहा था अनुत्तरदायी व पागलपन भरा कार्य, अनुत्तरदायी व पागलपन भरा कार्य। तेज बहादुर सप्रू जी ने कहा था अविचारित व असामयिक कार्य। भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो प्रस्ताव को इन दो लोगों ने, इन्होंने इस आंदोलन की क्या की थी, आलोचना की थी अपने शब्दों में। भाई इनको नहीं समझ में आई होगी ये चीज़ें, तो इसलिए इन्होंने अपने शब्दों में इसकी आलोचना की थी। ठीक है, तो भारत छोड़ो का जो प्रस्ताव था शुरू तो 9 अगस्त 1942 को, लेकिन प्रस्ताव की यदि हम बात करें तो एक प्रस्ताव तो शुरू में ही पारित हो गया था 14 जुलाई 1942 को। तो 8 अगस्त के बारे में आपको पूछा जाता है तो भारत छोड़ो का प्रस्ताव 8 अगस्त 1942 को पारित कर दिया गया था। ठीक, ये चीज़ क्लियर रखना। और आंदोलन शुरू हुआ था 9 अगस्त 1942 को। 9 अगस्त 1942 को आंदोलन शुरू हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध भी साथ साथ चल रहा था, तो इसलिए काफ़ी कुछ परेशानियां हमारे सामने आ रही थी। आंदोलन को निर्देशित करने के लिए बहुत सारे नेता थे जो अंडरग्राउंड होकर कार्य कर रहे थे, लेकिन फिर भी उनको ढूंढ निकाला और उनको जेलों में ठोक दिया गया था। तो ऐसा ये आंदोलन था जिसने मतलब बहुत बड़ा अपना प्रभाव छोड़ा था, काफ़ी बड़ा अपना प्रभाव छोड़ा था, जिसके बाद तो अंग्रेज़ों को भी लग गया था कि अब तो भाई इंडिया में हम ज़्यादा दिन नहीं रुक सकते। क्योंकि सही बात तो ये थी, देश के अंदर जो विद्रोह की स्थिति पैदा हो गई थी, अंग्रेजी सरकार के समानांतर छोटी छोटी सरकारें स्थापित होने लग गई थी। ठीक है, जिसकी हम एक एग्जाम्पल दें आपको कि सतारा में समानांतर सरकार की स्थापना कर दी गई थी। बंगाल के मिदनापुर में सरकार की स्थापना कर दी गई थी। तो वहाँ पर जो लोग थे उन्होंने भी ये काम कर दिया था। तो अब हम ये कह सकते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में हमने आपको जो भी पॉइंट बताए वो बिल्कुल एकदम सही तरीके से ईजी लैंग्वेज में आपको बताए हैं। फिर भी यदि आपको परेशानी आती है आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। कोशिश रहती है आप तक बिल्कुल बातों ही बातों में सारा मामला पहुंचाने की, क्योंकि कुछ कमियां तो रहती हैं वीडियो नोट में, फिर भी हम कोशिश करते हैं, कई बार फैक्ट गलत बोल दिए जाते हैं, तो कोशिश करते हैं हम आपके सामने सही सही चीज़ें रखने की, क्योंकि एजुकेशन में इस लाइन में बिल्कुल भी
ऐसा झूठ प्रपंच नहीं चल पाता, क्योंकि ये सभी के भविष्य का सवाल है। गलतियां होती हैं, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, लेकिन हम जानबूझकर कोई भी गलती नहीं करते जिससे आपको हानि हो। आपको ये जो हम मटेरियल देते हैं ये आपको सपोर्टिव मटेरियल है। आप इसके बाद में जो जहाँ भी अध्ययन करेंगे आपको इससे फ़ायदा ही मिलेगा। इसलिए वीडियो नोट देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। फिर से रिक्वेस्ट है, शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि शेयर करने से मैं जो मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, मेरे लिए ये कारगर साबित होगी। अनेक दोस्त कह सकते हैं, छात्र कह सकते हैं, उन तक ये मटेरियल पहुँचे, उन्हें भी लगे कि हाँ ये ठीक है, तो वो अपने आप सब्सक्राइब कर लेंगे। आपका इतना ही सपोर्ट हमेशा बना रहना चाहिए। वीडियो नोट देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी वीडियो नोट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।